हेलो। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। न्यूमेरिकल आप लोग जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो पढ़ाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। सो हम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। पहले हम लोग दो स्फीयर ले लेते हैं, एक हो गया हॉलो और एक हो गया सॉलिड। तो राइट वाला हम लोग बोलते हैं सॉलिड, मतलब अंदर तक पूरा भरा हुआ मटेरियल। ये हॉलो मतलब एक थिन बस बाहर का लेयर रहेगा, अंदर पूरा का पूरा खाली। तो इसमें एक प्लस प्लस चार्ज है, इसको भी दे दिया गया, प्लस चार्ज इसको भी दे दिया गया। पूछ क्या रहा है कि क्या ये इसका सरफेस पे रहता है या कहीं और रहता है। तो देखो, हॉलो में तो बाहर ही रहेगा, अंदर तो कुछ रहने के लिए है नहीं। देयर इज नथिंग इनसाइड द हॉलो स्फीयर। सो इन सॉलिड स्फीयर क्या होता है कि प्लस चार्जेस है ना, वो अंदर भी रह सकती है या बाहर भी रह सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा प्लस चार्ज हम लोग का ना सरफेस पे आ जाता है। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चार्ज सरफेस पे रहता है। तो डज द चार्ज गिवन टू ए मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स, नो। इसका आंसर नो। क्या क्यों नो हो जाएगा? बिकॉज चार्जेस, कोई भी चार्ज प्लस हो या माइनस हो, रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर के सरफेस पे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is moved from a point a above a dipole to a point b below the dipole in equatorial plane without acceleration। ठीक, अब इक्वेटोरियल प्लेन एक बार हम फिर से बताना पसंद करेंगे। देखो, ये एक डाइपोल है। डाइपोल के एक्सिस में हम लोग अगर मूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग मूव करेंगे, चाहे इसका प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक डाइपोल है। डाइपोल तो मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच ऊपर थोड़ा सा उठ के ये वाला पॉइंट ए हो गया और नीचे वाला पॉइंट बी हो गया। तो कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी में उठा के एक चार्ज को लेके आया, उसमें वर्क डन कितना होगा? वर्क डन क्वेश्चन मार्क। तो देखो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जो जिसने भी लास्ट क्लास की वीडियो देख के अच्छे से समझी है, उसने क्या तो एक पता होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एंगल थीटा, जिसका डेरिवेशन हम लोग किए थे। ये होता क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और ये अगर कुछ एंगल थीटा में यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिला था? के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक। अब अगर ये थीटा को हम लोग 90 डिग्री करते, 90 डिग्री कर देंगे तो हम लोग को ये इक्वेटोरियल लाइन मिल जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। मतलब कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? 0। और एक्सियल में कितना हो जाएगा? के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब के पी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को इसका जरूरत था कि इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0 है, और पोटेंशियल क्योंकि कंजर्वेटिव, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सी ओ एन एस ई आर वी ए टी आई वी ई, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है? ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडी पाथ इंडी इंडिपेंडेंट, मतलब जिसका पाथ में डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए से बी कुछ ले जाना है, तो जरूरी नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन में जाए, एकदम भी जरूरी नहीं। हम लोग किसी भी पाथ में जा सकते हैं। ये ऊपर वाला 1 से भी जा सकते हैं, नीचे वाला 2 से भी जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्स में खाली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ही देखा जाता है, बीच में कहाँ पे है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में वर्क डन हो जाएगा हम लोग का 0। क्यों 0 हो गया? एक तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेशन से हम लोग समझ पाए, ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग का 0 बन जाता है।
तो हम लोग डायरेक्ट एक तो यहाँ से समझ रहे हैं। अगर नहीं सर हम तो पढ़े ही नहीं है, हम कैसे समझ पाएंगे, तो देखो कोई बात नहीं, अगर ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ से हम लोग सेंट्रली यहाँ पे अगर कोई एक चार्ज को उठा के यहाँ नीचे रख दिए, ए से हम लोग बी में रख दिए, तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू। इसका दूरी अगर मान लो आर है तो यहाँ से यहाँ पे भी आर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ये ए होता है तो ये भी ए होता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरली नीचे वाला में R1 है तो ये भी R1 है, तो अगर पोटेंशियल एट ए हम लोग बोलेंगे तो पोटेंशियल एट ए किसके कारण, एक बार हम लोग माइनस क्यू के कारण बोलेंगे तो के माइनस क्यू बाई आर। सिमिलरली प्लस क्यू के कारण अगर हम लोग बोलेंगे तो के प्लस क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल नेट एट ए कितना हो जाएगा, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर इक्वल टू हो गया जीरो। उसी प्रकार नीचे वाले बी वाले पॉइंट को निकाल के देखोगे तो हम लोग को बी में भी वी बी हम लोग को मिल जाएगा जीरो, क्योंकि ये दूरी सेम है, चार्जेस सेम है। तो इस प्रकार पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, why are electric field lines are perpendicular at a point on an equipotential surface of a conductor? चलो ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। चल एक चार्ज क्यू है, इससे हम लोग कुछ आर दूरी पे, एग्जैक्ट आर दूरी पे हम लोग चले गए। अब वहां पे जाके क्या देखना सर, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर बाहर बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब ये दूरी पे डिपेंडेंट, के तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब दूरी पे डिपेंडेंट। मतलब अगर हम यहाँ से आर दूरी बोले तो इस वाले फॉर्मूला में हम यहाँ पे आर अगर पुट कर दें, जो ये वाला ब्लू वाला सर्कल बना हुआ है, मतलब ये पूरा ब्लू सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब ऐसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है। कैसे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के हिसाब से रिड्यूस होता है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे रहता है। देखो इसको अगर हम तुम लोग को समझाने का कोशिश करें तो, अगर ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम लोग जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी ग्राफ में ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम जितना पास में रहेंगे देखो उतना ज़्यादा वैल्यू मिला हम कितना, जैसे हम थोड़ा सा दूर मिले उसका वैल्यू घटा, दूर गए वैल्यू घटा, दूर गए वैल्यू घटा, दूर गए वैल्यू घटा, दूर गए वैल्यू घटा। तो ये कोई भी इक्वेशन जिसमें 1/r² आ रहा है तो इसी टाइप का घटता है। तो ऐसा एकदम बहुत स्टीप, मतलब एकदम अचानक से इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटने लगता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग कोई एक रेडियस ले रहे हैं एग्जैक्ट सेम दूरी, और यहाँ पे एक हम ऐसे सर्कल बना दिए, तो ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया मतलब पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया। अब इसे हम लोग और पोटेंशियल बनाना है तो इससे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वाला सर्कल में भी इक्वी पोटेंशियल है, इसके बाद वाला सर्कल भी इक्वी पोटेंशियल है, तो ये सब। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लोग को मिल रहा है, उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी देखेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ पे भी देखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे भी देखेंगे 90 90 90 90 90। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसको उसके परपेंडिकुलर ही रहना पड़ेगा। पैरेलल अगर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। देखो चलो मान के चलो एक ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बोल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो समझ में आ रहा है सर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर घट रहा है पोटेंशियल, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर घट रहा है तो हम लोग ने ऐसे ऐसे करके बता दिया, अच्छा ये पोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल। अब हम बोलेंगे ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ही में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही में हम ऐसे बना दिए। तो अब यही पूरा इक्विपोटेंशियल है, थ्योरी क्या बोलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना चाहिए।
अब हम इसके नीचे से ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, मतलब नीचे मैक्सिमम हो गया और ऊपर घट रहा है, मतलब ये तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसी के लिए इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बराबर ये सब चीज पूछी जाती है। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में डालते जाओ। अभी 12th के एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम है, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने के लिए एकमात्र उपाय है न्यूमेरिकल, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो सॉल्व इट। जस्ट गो टेक आउट एनी न्यूमेरिकल फ्रॉम एनी बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point चार्जेस q माइनस 2 और kept at a distance d apart रख देते हैं। एक हो गया q, एक हो गया -2q, इसको हम लोग d दूरी में रख दिए। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ पे ऑफ इज जीरो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव को अपने तरफ खींच रहा है, यही करता है ना। अब हम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर हम बीच में एक और पॉजिटिव रखते हैं तो देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव इस वाले को धक्का दिया, तुम जा भाग उधर, उधर भाग। ये वाला नेगेटिव क्या बोल रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है। अच्छा ठीक है, तुम इधर आने दो, मतलब नेट उसके तरफ उधर ज़्यादा फोर्स लग गया, हुआ ये। अब इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और चलो जुगलबंदी करते हैं इसका। यहाँ पे क्यू है, यहाँ -2q, ये क्वेश्चन को हम लोग अभी होल्ड में रखते हैं, होल्ड में रख दिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जुगलबंदी करते हैं। चलो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। कभी भी कोई भी चार्ज, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो। मतलब पोटेंशियल कहीं पे जीरो हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आएंगे, मतलब छोटू सा प्लस चार्ज, उसको हम लोग रख के देखेंगे। मान लो यहाँ पे हम लोग रख दिए क्यू नॉट, एक बार हम रखेंगे यहाँ पे क्यू नॉट, और एक बार हम रखेंगे यहाँ पे क्यू नॉट। अब तीनों केस को हम लोग स्टडी करेंगे रेड पेन से। तो प्लस चार्ज था पहले बीच वाला, प्लस सेंटर वाला को इधर की ओर फोर्स लगाया, माइनस भी ये क्यू नॉट प्लस है तो अपने तरफ खींचा, मतलब नेट उसकी तरफ उधर फोर्स लग गया। ये प्लस है तो ये तुम्हारा माइनस वाला इसको बोल रहा है कि बाबू तुम इधर आओ, ठीक है, तो उधर जा रहा है। प्लस वाला बोल रहा है कि नहीं तुम उधर जाओ, लेकिन देखो प्लस वाला इस क्यू नॉट से, प्लस वाला क्यू नॉट से दूर में, ये वाला जो दूरी है ज़्यादा है, माइनस चार्ज का इससे दूरी कम है, मतलब क्या करेगा, माइनस चार्ज इसमें ज़्यादा फोर्स लगाएगा अपने तरफ, बाबू तुम मेरे तरफ आओ। अब प्लस वाला कम लगाएगा, मतलब वेक्टर के हिसाब से अगर हम लोग दिखाएंगे तो छोटा, तो नेट हम लोग को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इधर हम लोग को नेट मिल गया, ये वाला पोर्शन इतना से इससे हम लोग माइनस कर दिए, जितना इतना बचा उतना फोर्स इसमें लगा, तो ये वाला हम निकाल दिए। अब क्यू नॉट बाबू को हम लोग ना प्लस के लेफ्ट रखेंगे, तो प्लस वाला चार्ज बोलेगा भाई तुम इधर से भाग, ठीक है, तो इधर फोर्स लगा दिए, ऐसे लगा दिए। अब ये माइनस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज हमारा इसको बोलेगा नहीं 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 तुम मेरे तरफ आओ, लेकिन इसके पास अब दूरी पड़ गया तो पूरा ताकत लगा नहीं पा रहा है, तो नेट हमारा चार्ज क्या मिल जाएगा, इधर उसका जो ये वाला पोर्शन को इससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो यही जो प्लस चार्ज ये वाला चार्ज हमारा लगा रहा है उसको लेफ्ट की ओर, तो ये हम लोग का रिजल्टेंट मिल गया। तो इस टाइप का गेम होता है अलग अलग पॉइंट पे। तो अब जैसे हम लोग को कहीं पे एक एग्जैक्ट खोजना है कि कहीं कहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब ना तो उसको इधर खींच पाएगा ना इसको इधर ढकेल पाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो, ठीक। पोटेंशियल मतलब ताकत, तो ताकत जीरो मतलब ना तो खींच पा रहा है ना ढकेल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग का ये क्वेश्चन एकदम आइडियल है, ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे। चलो इसको हम थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन बनाते हैं। हम बोलते हैं प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ था, डी डिस्टेंस का दूरी में -2q रखा हुआ है, ठीक, एकदम ऐसे ही रखा हुआ है। ओके सर, बोलता है ना हम कहाँ पे, हम इस लाइन पे, देखो ये डॉटेड लाइन में हम कहाँ पे रख दे दूसरा एक चार्ज कि उसमें ना कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग चेक करते जाते हैं। अगर हम सेंटर में रखें, ध्यान से सुनता समझना इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर इसको समझना बहुत आसान होता है, सॉल्व करना वेरी इजी। प्लस है तो प्लस चार्ज, ये चार्ज इसको किधर लगाएगा, राइट की ओर, और ये माइनस वाला किधर लगाएगा, लेफ्ट की ओर, लेकिन ज़्यादा लगाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एकदम हम सेंट्रली रखे, दूरी सेम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसी के लिए ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा।
ये कम है तो रिजल्टेंट इधर चला गया, तो ये तो अंदर कहीं पे जीरो पोटेंशियल हम लोग को नहीं मिल सकता है। अब हम लोग एक बार आते हैं इधर, इधर को आ गए। हाँ तो प्लस चार्ज बोलेगा इसको, तो तुमको तो भाई हम धक्का लगाएंगे, तो ठीक है चलो तुम उधर धक्का लगा दो। माइनस बोलेगा कि नहीं तुम मेरी तरफ आओ, तो रिजल्टेंट ये वाला पोर्शन इससे माइनस किए तो हम लोग का रिजल्टेंट इधर मिल गया। अब एक पॉइंट बचता है इधर, देखो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे और इसके करीब हो रहा है, ठीक है, तो इसको ये फोर्स लगाया इधर, ठीक, बाई प्लस क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, देखो ये -2q से ये टेस्ट चार्ज का दूरी कितना हो रहा है, ज़्यादा दूरी है एज कंपेयर टू प्लस चार्ज से। देखो प्लस चार्ज से इतना दूरी है, मतलब अब इसमें ज़्यादा माइनस, ज़्यादा चार्ज है, ट्वाइस चार्ज है, लेकिन अब दूरी भी बढ़ गया, तो अब इसमें क्या लगेगा ना, कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू जीरो होगा। अब ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे कैसे, वेरी सिंपल, ये वाला दूरी को x मान लो, ठीक, x हम मान लिए कि x दूरी पे पोटेंशियल जीरो हो, तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट, ये वाला पॉइंट को p बोल देते हैं ना, p भी बोल देते हैं, पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस चार्ज इज इक्वल टू k क्यू बाई r। k कितना है, k होता है, q होता है इतना, और r हम लोग का x, मतलब इन दोनों का बीच का दूरी कितना है, x, तो x लिखते हैं। पोटेंशियल एट p ड्यू टू -2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2q इंटू के बाई आर। अब r कितना है, यहाँ से यहाँ देखो d, तो ये वाला दूरी हम लोग d बोल दिए, और यहाँ से यहाँ x, तो x प्लस डी, x प्लस डी हम लोग लिख दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट पे, p पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एट p इक्वल टू जीरो। अब ये चीज़ हम लोग कहाँ से समझे, ये चीज़ समझे हम लोग कॉन्सेप्ट, एकदम आँख खोल के ध्यान से समझो, नहीं समझ में आए वीडियो को बैक करो, रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं, तो के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू -2, सॉरी पोटेंशियल जीरो है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो इसको कैसे बोलेंगे, के क्यू बाई एक्स प्लस यहाँ ब्रैकेट में -2q इंटू था, इसको कोई x नहीं समझ लेगा, 2q के बाई एक्स प्लस टी, ये दोनों मिलके वहाँ जीरो होना चाहिए, तो के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू 2q के बाई एक्स प्लस टी। क्यू क्यू के कट गया, तो अब इधर x प्लस टी इज इक्वल टू 2x, तो x, सॉरी d इक्वल टू 2x माइनस एक्स इक्वल टू x। तो x हम लोग का कितना मिल गया, x बराबर d, मतलब देखो ये चार्ज q है, ये d दूरी है, ये चार्ज हो गया हमारा -2q, तो अब ये अगर ये ट्वाइस है तो इसका दूरी भी तो ट्वाइस होना चाहिए ना, इसीलिए x हम लोग का d मिला, डी, डी दूरी पे यहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल हो गया जीरो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आता है। ये मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट में, पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, तो पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसी जगह जीरो होगा, तो उसको हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स दूरी पे है, एक्स दूरी पे जीरो, फिर अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाए, बेसिक मैथ्स से कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is geometrical shape of equipotential surface due to single isolated charge। हम लोग एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज ले लिए प्लस, तो ये अगर एक कोई सेंटर का ओरिजिन है, तो ठीक है ओरिजिन है, तो इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, अब जिसको बनाना है पाँच तो पाँच बनाओ, 10 तो 10, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि तीन बनाना है। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई बाहर जा रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिर से बताना चाहेंगे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं कांस्टेंट, ठीक, तो प्लस में ऐसा हो जाता है, माइनस में फिर वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसमें खाली अंदर की ओर बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount of work done in moving a charge around a circular arc of radius r at the center of which another charge is located। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है, ये वही पूछ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला, क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब हम लोग को वर्क डन निकालने बोल रहा है
इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क, यहाँ ध्यान दो सर्कुलर आर्क मतलब एक सर्कल का कोई पोर्शन पकड़ लिए तो सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, हम ले लेते हैं एक सर्कल ऑफ रेडियस आर और इसका आर्क को हम बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड, तो अब हमको क्या बोल रहा है, ये हम प्लस भी रख सकते हैं माइनस भी रख सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। अब एक चार्ज को हम लोग यहाँ से इसको पॉइंट ए बोले पॉइंट बी बोले उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो वर्क डन कितना हुआ। चलो सोचो एक बार ना वीडियो को पॉज करके सोचो, बहुत मजा आएगा सोचने में। अगर इसको सॉल्व कर लिए ना तो मतलब वेल डन, वेरी गुड, मतलब आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। नहीं सॉल्व कर पाए वापस जाओ, सुबह से एक ही चीज आप लोग को समझा रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल जीरो, अब पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन जीरो। कैसे सर फिर भूल गए? तो वर्क डन हो जाता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये तो नहीं देखे थे सर, अच्छा ये तो देखे थे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर वर्क डन हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, अगर पोटेंशियल होता है जीरो पोटेंशियल इंटू क्यू इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअली पोटेंशियल वहां पे जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, इसको दिमाग में बैठाना। पोटेंशियल कोई एक पॉइंट का कितना होता है के क्यूब बाई आर, अब ये एक पॉइंट का होता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग आर दूरी जा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए में, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा के, अगर सेंटर में प्लस क्यू है तो क्यू बाई आर इतना, और पोटेंशियल एट बी भी कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर माइनस के क्यूब बाई आर इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। इक्वी पोटेंशियल में सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ले लो 5 सेंटीमीटर का रेडियस, 5 मांगो 10 मांगो सब देंगे, पहाड़ भी तोड़ के ला देंगे। इस चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट, चलो दे दिए, सरफेस में 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखो सबसे पहली बात तो ये हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब खोखला, अंदर हिंदी में खोखला बोलते हैं। तो अंदर खोखला है, तो गॉसेस लॉ से पढ़े थे कि अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज अंदर नहीं है ये जीरो है तो E डॉट डी एस भी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो भी तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जीरो 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 जीरो, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज इनसाइड द hollow sphere इज जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स होता है ई इंटू क्यू इंटू डी आर। अब ई अंदर जीरो है तो वर्क डन जीरो, अब वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो अब सरफेस में 10 वोल्ट था, मतलब वी सरफेस 10 था, तो अंदर भी 10 वोल्ट होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। एक चीज अगर आप लोग को ध्यान में आ रहा हो कि क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर हो रहा है, तो आप प्लीज लाइक कीजिए और ना कमेंट में लिखिए कि आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो आपको और क्वेश्चंस मिलेगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना अगर आप लोग अपने दोस्त को भेज पा सकते हैं तो आप भेजिए, ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ और अच्छी अच्छी बनाऊँ। और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर है, मतलब 2010, 12, 15, 18, 19, ऐसे में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पर्टिकुलर पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड पढ़ते पढ़ते क्लियर भी होते जाए कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा सीबीएसई में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल कूलम इनवर्स, ये स्केलर है वेक्टर है। चलो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलो ये तो सर आपको याद था तो बोल दी। जूल कूलम इनवर्स पूछ रहा है,
ऐसे नहीं जूल कूलम, तो इसको जूल कूलम इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं J/C। तो जूल किसका होता है, वर्क डन का, कूलम किसका होता है, चार्ज। तो ये कौन सा यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, जो पूरे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर होता है, ठीक। और इसका फिजिकल क्वांटिटी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ELECTROSTATIC पोटेंशियल। हो गया, देख 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। अगर 1 मार्क्स का मिलेगा, जो ये लिखा उसको हाफ, जो ये भी लिख दिया, कहाँ गया, स्केलर भी लिख दिया, उसको हाफ, 1 मार्क्स। वेरी इजी। चलो यहाँ से 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसलोकेट a system of 3 चार्जेस। एक 1 माइक्रोम, 2 हो गया, 2 1 माइक्रोम और एक 4 माइक्रोम कूलम, सॉरी ओम बोल रहे, ओम तो रेजिस्टेंस होता है। 1 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास हो गया 2 पीसेस, और एक हो गया -4 माइक्रो कूलम, ये हो गया हम लोग का 1 पीसेस। कैसे रखा हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ये सिस्टम में डिसलोकेट, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले, क्वेश्चन में बोल दिया तो बनाना होगा। 10 सेंटीमीटर है, इसको हम यही बोलते हैं 0.1 मीटर। फिजिक्स में जितना SI यूनिट में हम लोग काम करेंगे उतना इजी पड़ेगा। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये दिया हुआ है। अब कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम -4 माइक्रो कूलम, ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार्ज को, ये चार्ज को उठा के फेंके, ये चार्ज को उठा के फेंक दिए, ये चार्ज को उठा के फेंक दिए, तो उठा के फेंकने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो, ये सिस्टम को हम लोग को बनाने में जितना वर्क डन लगेगा, उतने ही उसको डिसमेंटल, मतलब तोड़ के हटाने में उतनी ही वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू क्यू। और वर्क डन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फाइनल मतलब पोटेंशियल इनिशियल, यही होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से देख लिए, V इंटू क्यू होता है, ये होता है पोटेंशियल, जिसको NCERT के बुक में U से दिखाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R इंटू क्यू, मतलब KQ1 Q2/R, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इसको एजम्पशन क्या करते हैं, एज्यूम, कैसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ASSUMPTION, कि हम लोग मान के चलते हैं एक एम्प्टी स्पेस, EMPTY, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस में हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, तो ठीक है, एम्प्टी स्पेस मेरे पास ये। अब हम 1 माइक्रो कूलम हम लोग ना साइड में रख दिए, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, और एक हो गया -4 माइक्रो कूलम, ये हम लोग का सारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ। अब ये 1 माइक्रो कूलम को उठा के लाके एक ट्रायंगल का कोई कॉर्नर पे रख दिए। तो वर्क डन इन मूविंग 1 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, पॉज करो, सोचो, बताओ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पे पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। 1 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से A में रखने में, क्योंकि कोई अंदर चार्ज ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, फोर्स नहीं लगा रहा तो उठा के ऐसे करके धक्का मारे, वहाँ पे पहुँचे, ठीक। अब 1 माइक्रो कूलम यहाँ पहुँच गया, फिर हम दूसरा माइक्रो कूलम को उठाए, इसको हम मान लो C में रख दिया, तो C में रखने में वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन 1 माइक्रो कूलम को C में प्लेस करने में, देखो कि हम लोग पास पहले से A में अब 1 माइक्रो कूलम आ गया है, तो 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो, पहले तो Q1 Q2/R हम लिख देते हैं, तो K 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 1 इंटू 10 टू दावर -6 माइक्रो कूलम इंटू 1 इंटू 10 टू दावर -6 माइक्रो कूलम बाई R 0.1 मीटर। ये हो गया हम लोग का, इतना वर्क डन लगेगा ये दूसरा चार्ज को C में रखने में, ठीक। अब तीसरा चार्ज को उठा के हम लोग को C में रखना है, यहाँ पे इसको ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझो। देखो, अब जब C में यहाँ पे हम लोग रखने आ रहे हैं, तो एक तो B में C वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, मतलब इसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, और A वाला भी इसमें एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि 2 चार्ज अभी वहाँ मौजूद है, तो 2 हम लोग को अलग अलग क्वांटिटी लिखना होगा। लिखते हैं, वर्क डन
-4 माइक्रो कूलम को हम लोग को बी में प्लेस करने के लिए पहले हम ए मतलब ये वाला इसके कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है उसको लिखते हैं के इंटू Q1 इंटू Q3 बाई आर प्लस सी के कारण कितना हो रहा है के इंटू Q2 इंटू Q3 बाई आर। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। के कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q3 कितना हो गया -4 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आर कितना हो गया 0.1। सिमिलरली ये वाला का कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q3 -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय सॉरी 0.1। अब ये तीनों क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा वर्क डन ये सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने में। तो अब तोड़ने में कितना वर्क डन लगेगा उतना ही वर्क डन लगेगा, जितना बनाने में लगा तोड़ने में भी उतना ही लगा। एज सिंपल। इसको सॉल्व करना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हटा है इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक, तो 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 10 और यहाँ पे 10 के पावर 9 हम लोग को कितना बच गया 10 के पावर में 10। यहाँ पे इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 10 टू द पावर -12। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 2 मिल गया। हम लोग पास एक 9 है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 2 सॉरी -2 मतलब 0.09 जूल हम लोग को खर्चा हो गया खाली इन्फिनिटी से ए में रखने के लिए, ठीक है 1 माइक्रो कूलम को। इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 दे दी। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला डेटा भी हम लोग का उतना ही आ जाएगा 0.09 जूल, क्योंकि सब कुछ सेम है तो फिर दोबारा क्यों मेहनत करें, थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाओ। तीसरा वाला को सॉल्व करना है। देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 to the power -6 into -4 into 10 to the power -6 divided by 0.1। इसको हटाए यहाँ पे तो 10 गया, यहाँ पे 10 to the power -6 10 to the power -6 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -12 ये वाला 10 और 10 to the power 9 into 10 to the power 10 और कुछ बचा, हाँ बचा है सर 4 और 9 4 9 जा 36 इंटू -36। तो ये दोनों को हम लोग किए तो -36 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.36 जूल माइनस का तीसरा वाला चार्ज को ला के रखने में। अब सबको ऐड कर दो और हो गया हमारा आंसर। कहीं पे तो कुछ गलती नहीं हो रही है, नहीं। तो नीचे वाले 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 0.18 जूल मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 0.18 जूल। अब इससे हम लोग को माइनस करना है 0.36 जूल ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 8 तो 0.18 माइनस इतना जूल हम लोग को लग जाएगा इस सिस्टम को तोड़ने में सर। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार देखने में जरूर हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, बेसिक मैथ्स होती है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। या तो ऐसा पूछ देगा या फिर आपको कैसे करके पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे। 3 चार्ज के कारण एक दूसरे में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, चाहे सेंटर में नेट फोर्स कितना लग रहा है, किसी कोई एक वर्टाइसिस में नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो कैसे भी करके पूछेगा, उसमें एकदम बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस प्रैक्टिस करते जाना। अगर अभी तक आपको ऐसा फिर लग रहा है कि हाँ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू।